Okay, so just in few seconds, we're going to start this session. Okay. Okay, so I think हमें start कर देना चाहिए. मुशर्रा, are you in? Okay जी. Okay जी, तो अस्सलाम वालेकुम everyone once again. Thanks for joining today's session. I am Mariam Banu Sadiq from Mahir-e-Adviyat. With me, our team is include Huda, Irfan, and Musharra और निदा नजमी. सो आज का जो सेशन है वो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से अरेंज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद बॉश फार्मा. सो थैंक वी वुड लाइक टू थैंक्स बॉश फार्मा फॉर दिस कोलैबोरेशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. इसकी छोटी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं. जब भी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बात होती है आपने हमेशा FIP या इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का नाम सुना होगा. इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बेसिकली एक ग्लोबल बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को. इसके अलावा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि फार्मेसी प्रोफेशन को प्रमोट किया जाए, उसको उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में. ठीक है. और जो रोल है फार्मासिस्ट का उसे उजागर किया जाए पूरी दुनिया में. अच्छा, अब 25 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज 25 सितंबर को FIP जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं उसकी एग्जिस्टेंस या वो वजूद में आई थी इन 1912 में. ठीक है. अब हर साल जो है जब ये सेलिब्रेट किया जाता है तो डिफरेंट इसकी थीम्स होती हैं. अ, जो इस साल की इसकी थीम थी आई थिंक स्क्रीन पे भी आ रहा है, विच इज फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड. इसी सिलसिले में आज हमारे हमारे साथ जो है कुछ गेस्ट्स हमने इनवाइट किए हैं, which include Dr. Sameer Ali. He is from Business Development and Medical Affairs Department and working in a business development profession from Bosch Pharmaceutical. We also will have Nasreen Yasin. She is inpatient pharmacy and quality coordinator in Al Sharik Hospital, Fujairah, UAE. आज की जो सेशन का फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एज वी in the initial we started with providing you with a brief introduction, then Sameer और Nasreen जो है अपने career path और डिटेल बताएंगे किस तरह से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे if they want to share some words, and then समीर एक प्रेजेंटेशन देंगे which will be related to business development department. और नसरीन जो है then again she'll share her experience about the hospital pharmacy and different function in hospitals. और उसके बाद जो है हमारा Q&A सेशन होगा. इस रूल्स इसके ये हैं कि मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं तो हम आपको ऑनलाइन लेंगे. आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा. ठीक है. सो नाउ आई वुड लाइक टू मूव टू डॉक्टर समीर अली. अगर आप अपना जो है इंट्रोडक्शन दे दें एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ. Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is good. Uh, my name is Sameer Ali. I'm working as a business development professional in business development and medical affairs department in Bosch Pharmaceuticals Private Limited. I've done my PharmD degree, Doctor of Pharmacy degree, from Janassan Medical University in the year of 2021. I have past experience of Abbott Nutrition International in business development and marketing department. Then I have also one of more past experience of CERT, Pakistan, in the similar field business development and medical affairs department.
In present, I'm in Bosch Pharmaceuticals. Uh, I have various research publications published in Latin American Journal of Pharmacy and published in Conduct Medicus. That is all from the side. Okay. If we come to the career path, मतलब फार्मासिस्ट जो होता है जो कि 5 ईयर की डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री जिसने ली होती है मेरी आवाज क्लियर है सबको हेलो समीर, थोड़ा थोड़ा सा आपकी आवाज स्लो आ रही है। अगर आप अपना जो है वो माउथ पीस सही कर लें। ओके नाउ इट इज क्लियर जी जी, बिट क्लियर। ओके थैंक यू ओके अगर कैरियर पाथ की बात की जाए तो फार्मासिस्ट या फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वाइड वैरायटी है कैरियर के फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट जिसने फार्मेसी डिग्री ली होती है जो कि फार्मेसी डिग्री लेने का फार्मासिस्ट बन जाता है ठीक है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कैटेगरी है देन इसके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी जो होती है उस बच्चे के पास जो स्टूडेंट के पास बहुत सारी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट्स आते हैं लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट लाइक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट लाइक वेयर हाउस डिपार्टमेंट अच्छा अब डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी डिवीजन होती है दो तरीके से एक होता है इन हाउस डिपार्टमेंट और एक होता है आउट हाउस डिपार्टमेंट इनके अदर देन इन हाउस डिपार्टमेंट इन हाउस में हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस क्यूसी प्रोडक्शन वेयर हाउस अदर देन इन हाउस हमारे पास आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट आता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट आता है देन हमारे पास रेगुलेटरी डिपार्टमेंट आता है देन वन मोर डिपार्टमेंट है जो कि बच्चे ज्यादातर उसके बारे में जानते नहीं है which is also a good department, which is marketing department. This is also called marketing and sales department, in which you can pursue your career as a medical science division executive, as a product specialist, as a territory manager, which can pursue the sales in their respective territory, or which can pursue the marketing fields in their respective territory, or marketing opportunities in their respective territories. Now, अब मेरा ताल्लुक तो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कि बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वैल्यू और रोल क्या होते हैं फार्मेसी प्रोफेशन में तो गो टू द माय स्लाइड ओके समीर, फर्स्ट हम नसरीन यासीन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड योर प्रेजेंटेशन। ओके ओके ऑलराइट ओके, अस्सलाम वालेकुम नसरीन। Walaikum assalam and assalamu alaikum everyone. My name is Nasreen Yaseen. I'm a clinical pharmacist and I have done my Form D from Jinnah University for Women. And after that, I have started my career as an intern in Al Khan University Hospital. After that, I was working in Al Khan University Hospital for 7 years. 7 years I have experience as clinical pharmacy services, especially in pediatric pharmacy and neonatal departments. And another thing, I have done antimicrobial stewardship training program from Ministry of Health and Preventive from UAE, which is the collaboration program of WHO AMRO. And I got my certificate in anticoagulation therapy management program also from University of Southern Indiana. And quality coordinator training program I have completed from Al Sharq Hospital, Fujairah. And currently I'm working as an in charge in inpatient pharmacy services and IV administrator program, and also quality coordinator, departmental quality coordinator. And I'm also the co-chair of Pharmacy and Therapeutic Committee, Antimicrobial Stewardship Committee, and Career Pathway. Actually, when I have started my career from the AKU, I was as an intern, and then after that, ex clinical pharmacy services. I was the part of the clinical pharmacy services, and I also did very few months, actually 6 months only, in the Ziauddin Hospital, Clifton, Karachi. In that,
part, the TPN preparation program, I have started there and initiate the compounding pharmacy services area also, Clifton, Karachi, Ziauddin Hospital, and developed and established in pharmacy services and clean room pharmacy as per USP 797 guidelines in Al-Sharq Hospital, Fujairah. And I played a leading role in initiating an antimicrobial stewardship program in Al-Sharq Hospital, Fujairah. And I would like to appreciate Mahir-e-Adviyat, especially for contribution they are making to the community, and also to serve the community and also to the profession, pharmacy profession. And thank you for inviting me. Thank you so much, Nasreen, and thank you so much, Sameer, for joining us today. And I think with your huge experience, आज हमें भी काफी सीखने को मिलेगा. So we'll get back to you shortly. So now we will move to Dr. Sameer, and he would like to present something about the business development department. So I'm just moving the slide. So Sameer, now over to you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Next slide. My voice is clear, ma'am. जी जी. Okay. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस डेवलपमेंट आज की सीरीज के अंदर हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि बीडी के अंदर जो वर्क फ्लो होता है. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ये है कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड मेडिकल अफेयर्स. नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस डेवलपमेंट होता क्या है. लेकिन कोई भी नया आइडिया, इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिजनेस को बेटर करे, वो कहलाता है बिजनेस डेवलपमेंट. ये रोबस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन को रोबस्ट करता है, रोबस्टली उसको एनहांस करता है, इंश्योर करता है लॉन्च ऑफ राइट प्रोडक्ट एट राइट. मतलब हमारा राइट प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पे लॉन्च होना ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट थिंग होती है. मेडिकल अफेयर्स क्या होता है. मेडिकल अफेयर्स build scientific and medical evidences to meet unmet medical needs and to conduct activities to disseminate the result of execution. मेडिकल अफेयर्स का काम ये होता है कि चूंकि बिजनेस डेवलपमेंट एंड मेडिकल अफेयर्स इंटरकोरिलेटेड डिपार्टमेंट है. ठीक है. अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आती है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी प्रोडक्ट की पेटेंसी लेती है. पेटेंसी मीन्स उस प्रोडक्ट के राइट्स नहीं है, तो उसके साइंटिफिक एवोल्यूशन होती है जिसको आप अदर देन पाकिस्तान इस तरह कह सकते हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं. पाकिस्तान के अंदर बेसिकली फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते नहीं है. हम बेसिकली मी टू प्रोडक्ट पे काम करते हैं, यानी कि सिमिलर लाइक सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि इनोवेटर प्रोडक्ट. नेक्स्ट स्लाइड में. अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट के इंटरव्यू के लिए या कैरियर पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज होती हैं हमारे डिपार्टमेंटल ओवरव्यू के अंदर. फॉर एग्जांपल ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन. अभी ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है और जेनेरिक मेडिसिन. तो ब्रांडेड मेडिसिन वो होती है जिसमें बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट जो कि स्पेसिफिक ब्रांड नेम के साथ हो, जिसकी पेटेंसी जो है या प्रोडक्ट के राइट्स जो है कंपनी ने ली हो. वाइल जेनेरिक मेडिसिन जो है वो हर कंपनी बना सकती है अपने ब्रांड्स को लेते हुए या अपने ब्रांड नेम को लेते हुए. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पैरासीटामोल जो है उसको पैनाडोल कहेंगे, जो जीएसके बना रही थी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन. तो ये बेसिकली ब्रांड जो है वो जीएसके का है, बट जेनेरिक जो है वो बहुत सारी लोकल कंपनीज बना सकती हैं सेम मैन्युफैक्चरिंग. नाउ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सीडीएमओस. सीडीएमओस क्या होता है. सीडीएमओस होता है कि एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं. हर फार्मास्यूटिकल कंपनी पायनियर होती है या एक्सपर्टीज रखती है एक प्रोडक्ट के लिए. मतलब एग्जांपल कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो पायनियर है सिंगल प्रोडक्ट के लिए या मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, और उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स के राइट्स नहीं है जिसकी प्रेवलेंसी डिजीज रेशो जो है आपके पाकिस्तान के अंदर या आपकी रिलेवेंट स्टेट के अंदर ज्यादा है. तो वो क्या करेगी, वो सिंपल काम ये करेगी कि वो अदर देन अपनी कंट्री के, अदर देन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो आपके कॉन्टिनेंट से हटके होती हैं या आपके कॉन्टिनेंट से अदर देन होती हैं, आप उनको प्रोस्पेक्ट करोगे. प्रोस्पेक्ट करने के बाद आप उनसे एक सीडीएमओ करोगे कि वो आपको प्रोडक्ट बना के दें और उसके मार्केटिंग राइट्स जो है वो आपकी कंट्री के अंदर आपके पास, ताकि आप उसको बेच सकें. नेक्स्ट स्लाइड में.
In licensing and out licensing. In licensing mean I can use it, यानी कि मैं ही यूज कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई प्रोडक्ट वो बेच नहीं सकता, वो मार्केट नहीं कर सकता और कोई सेल नहीं कर सकता. आउट लाइसेंसिंग मीन आई स्टिल ओन इट बट यू कैन वर्क ऑन इट, मतलब राइट्स मेरे पास हैं बट आप बेच सकते हो. जैसे एग्जांपल मैंने पीछे बताया सीडीएम के तहत स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अलायंस, वी सेल टुगेदर को डेवलप, मतलब हम एक साथ सेल करेंगे, हम एक साथ को डेवलप करेंगे और हम एक साथ उसकी मार्केटिंग करेंगे और हम एक साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, को प्रमोशन. टू कंपनीज वन ब्रांड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, मतलब दो कंपनीज होंगी, फॉर एग्जांपल पैनाडोल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ब्रांड, ठीक है, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग राइट्स फार्माटेक के पास, एक पाकिस्तान की अच्छी कंपनी है, बट फार्माटेक लोकल कंपनी है और जीएसटी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है. जीएसटी के पास पैनाडोल के पेटेंसी है, यानी पेटेंसी राइट्स है, लेकिन उसने अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट और मैन्युफैक्चरिंग राइट, मतलब हाफ हाफ मैन्युफैक्चरिंग राइट जो है वो फार्माटेक को दिया, तो फार्माटेक भी बनाएगी. बट जब भी कभी भी जीएसटी उस राइट्स को अपफिल्ड करेगी तो वो फार्माटेक नहीं बना सकती, वो मार्केट. टू कंपनीज टू ब्रांड कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, मतलब दो कंपनीज हैं, दो ब्रांड्स हैं, दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं और दोनों के पास कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप चलता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 1 एंड पैरासीटामोल 2. अब पैरासीटामोल 1 एक कंपनी बना रही है और पैरासीटामोल 2 दूसरी कंपनी बना रही है. इन दोनों के अलावा कोई भी कंपनी वर्ल्ड की नहीं बनी. तो हेलो, यस, एनी क्वेश्चन मैम? No, please move. ओके, नेचर एंड स्कोप, यस यस, टर्मिनोलॉजीज मैम, टर्मिनोलॉजी स्लाइड, यस, ओके. Biotech Alliance. I'll discover it, you develop, market, sell it, and maybe well even do it together. मतलब इसमें ये है कि एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट्स डिस्कवर कर रही है, डिस्कवर करने के बाद उससे वो डेवलप कर दी, डेवलप करने के बाद अब वो दूसरी कंपनी को दे देगी कि वो उसकी मार्केट करें, सेलिंग करें और मे बी दोनों काम वो दोनों कंपनीज कर सकती हैं. पार्टनरशिप, वी डू समथिंग टुगेदर. मतलब एग्जांपल एक कंपनी है उसने एक प्रोडक्ट बनाई है और उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स उसने किए बट मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी कर रही है. प्रोडक्ट डाइवर्समेंट, यू कैन हैव इट ऑल, मतलब एक ही कंपनी के पास उसके तमाम राइट्स. नेक्स्ट स्लाइड. नेचर एंड स्कोप, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सर्व करते हैं लीजन, मतलब एक कनेक्शन होता है, एक ब्रिज होता है बिटवीन एक्सटर्नल पार्टनर्स एंड इंटरनल विद इन कंपनी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मतलब एग्जांपल हमारे आर&डी जो होता है उससे भी हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्रिएटिव मार्केटिंग से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, रेगुलेटरी पर्पस से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मटेरियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. It strategizes to identify, prioritize, and pursue new opportunities, molecule, the focus therapeutic areas as defined by organization. मतलब कोई भी मार्केट के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, न्यू मॉलिक्यूल आता है, तो हमारा काम ये होता है कि हम उसको एवेल्युएट करें, प्रायोरिटाइज करें और उसको फंक्शन के अंदर लेकर. द फ्यूचर बिजनेस, the future business opportunities and direction of the business is being driven by the department, which means that the efficiency of in-time product launch is the key critical success factor. अच्छा, इस सेंटेंस या इस स्टेटमेंट का मकसद ये है, यानी मायने ये है इसके कि एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं, अगर हमने उसको राइट टाइम पे, राइट एरिया पे, राइट सीजन पे लॉन्च नहीं किया तो हमारा लॉन्च करने का उसको कोई फायदा नहीं होगा. तो इन तमाम की फीचर्स को जो है बिजनेस डेवलपमेंट और मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, न्यू मॉलिक्यूल प्री एवेल्युएशन. कोई भी नया मॉलिक्यूल अगर मार्केट के अंदर न्यू लॉन्च होता है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द प्रोडक्ट, सजेशन होती है नेम ऑफ द प्रोडक्ट कैसा रखा जाए कि वो प्लेजेंट हो या अपियरेंट हो हमारे कस्टमर के लिए. थेरेप्यूटिक क्लास क्या होनी चाहिए, अवेलेबल डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए. एग्जांपल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसका मेन की फीचर है, की रोल ये होता है कि वो ये चाहती है कि मेरे पास उस डोजेज फॉर्म की तमाम स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल मेरे पास टैबलेट फॉर्म में भी हो, मेरे पास इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में भी हो, मेरे पास सिरप फॉर्म में भी हो, सस्पेंशन फॉर्म में भी. रेगुलेटरी स्टेटस एंड अप्रूवल, बेसिकली अगर जो लोग पीडी में होते हैं वो नो हाउ रखते हैं आरआरएस की और एसआरएस. अब ये आरआरए और एसआरए क्या होता है?
RRA मीन्स रेफरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी और SRA मीन्स स्टैंडर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये दोनों जो लिस्ट होती है, मतलब RRA की भी लिस्ट होती है और SRA की भी लिस्ट होती है, तो इन दोनों की लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास अप्रूव रेगुलेटरी अथॉरिटीज ओवर द वर्ल्ड। अब जो वर्ल्ड के अंदर अप्रूव रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनमें मैं एग्जांपल देता हूँ फ्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। फॉर एग्जांपल US FDA होता है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। इसके अलावा ईमा होता है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। इसके अलावा MHRA होता है, PMD होता है जापान। ये तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिनको देखते हुए हम अपने आगे प्रोसेस करवाते हैं CTD टूल पे, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड होती है ड्रैग के अंदर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान। ओके, समरी में हम ये बताते हैं कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफरेशन क्या है, मोड ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सेट्रा। करंट थेरेप्यूटिक ऑप्शन में एग्जांपल अगर मैं एजिथ्रोमाइसिन लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एजिथ्रोमाइसिन का प्रेफर्ड या अल्टरनेटिव करंट थेरेप्यूटिक ऑप्शन क्या हो सकता है। उसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, उसका फ्लोरोक्विनोलोन हो सकता है, उसका पेनिसिलिन हो सकते हैं, बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। करंट रिसर्च स्टडीज, अच्छा करंट रिसर्च स्टडीज हमें मेडिकल अफेयर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है। न्यू रिसर्च स्टडीज करता है न्यू एचपीज के साथ, जो हमारे पास डिफरेंट एचपीज होते हैं, जो डिफरेंट हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी पब्लिश करते हैं रिसर्च डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स। नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, आइडिया जनरेशन। जो की रोल होता है जब भी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या कुछ प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट के अंदर स्टडी करनी है, या आपको ये पता चलाना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो पाकिस्तान में नहीं है और होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ आइडिया जनरेशन सोर्स होती है, स्पेसिफिक इंटरनेट वेबसाइट होती है। फर्स्ट लोगो ईमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड लोगो WHO को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड लोगो FDA को रिप्रेजेंट कर रहा है। FDA हर क्वार्टर के अंदर अपने न्यू जर्नल में न्यू प्रोडक्ट्स को या न्यू ड्रग्स को पब्लिश करता है। इसी तरह WHO गाइडलाइंस देता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, और ईमा आफ्टर FDA के बाद वही प्रोडक्ट लॉन्च करता है। मिनिस्ट्री एंड मेडिकल पब्लिकेशन लाइक ड्रैप, पाकिस्तान में ड्रैप होती है जो कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और US FDA में CDC होती है, और ये दोनों एक रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंटरनेशनल नेशनल वेबसाइट लाइक ई मेडिसिन एंड मेडस्केप, तो ई मेडिसिन एंड मेडस्केप आप तमाम प्रोडक्ट के बारे में उसकी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो और उसकी नॉलेज जो है जान भी सकते हो। BD इंटेलिजेंस सिस्टम, अच्छा BD इंटेलिजेंस सिस्टम और कंप्यूटर एनालिसिस एक हद तक दोनों सिमिलर चीज है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी चीज होती है, ये एक ऐसी बुक होती है जिसको आप कहते हो एक तरीके से ब्लैक बुक। अभी जो ब्लैक बुक होती है ये हर कंपनी के पास होती है। थ्रू दिस बुक वी कैन जनरेट आइडियाज ऑफ डिफरेंट मेडिकेशन और डिफरेंट स्ट्रेंथ, एंड इस बुक के अंदर जो है हमारे पास रैंकिंग होती है वैल्यू वाइज, यूनिट वाइज एंड कॉर्पोरेट वाइज डिफरेंट ब्रांड्स। ओके, ई केमी क्या होती है? ई केमी सप्लायर्स और इंटेंडर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने ट्रांसटुजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो मंगवानी है, ठीक है, उस पर काम करना है, तो उसका एपीआई वो पहले मंगवाएगी। उस एपीआई की रिवर्स टाइट्रेशन करेगी, रिवर्स टाइट्रेशन करने के बाद उसको फॉर्मूला आउटपुट कर देगी और सिटी डोजियर बना के ट्रैप को भेज देगी। तो ई केमी से हम प्रोवाइड करते हैं, यानी ई केमी में प्रोवाइड करती है एपीआई इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, और जो कि US डॉलर्स के अंदर हमें प्रोवाइड है। फार्मा कंपास का भी बिल्कुल सिमिलर काम है। नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, जब भी हम सेलेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो हमारे पास इंक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, इसमें फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर 1 और फिल्टर 2। फिल्टर 1 में क्या बताता है? फिल्टर 1 हमें ये बताता है कि आइदर हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट क्या है, उसकी स्पेसिफिक मार्केट है या जनरल मार्केट, लाइक कार्डियो मेटाबॉलिज्म और रेमेटोलॉजी मार्केट जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक मार्केट में आती है। जनरल मार्केट में हमारी OTC प्रोडक्ट्स आती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रिवन प्रोडक्ट है या ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन ड्रिवन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रिवन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो स्पेशलिस्ट के पास जाती है। अच्छा, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो पाकिस्तान के अंदर पेशेंट खुद ले रहा है, हालांकि लेनी नहीं चाहिए उसे, बट वो खुद ले। ये लूप होल बताता है हमारी फार्मेसी फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है ये कि पेशेंट खुद जाके प्रोडक्ट ले लेता है, क्योंकि फार्मेसी पे कोई इंस्पेक्शन क्राइटेरिया नहीं है फार्मासिस्ट के। मोर देन 90% जो फार्मेसी है उन पे फार्मासिस्ट होते हैं। रीइंबर्सेबल प्रोडक्ट और पेटेंटेड प्रोडक्ट। रीइंबर्सेबल प्रोडक्ट मतलब ये है कि हम उस प्रोडक्ट को वापस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है उसकी आपने हमने एक कंपनी में उसका प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 10S थी। तो मार्केट के अंदर आने वाले सालों में, आने वाले ईयर्स के अंदर हमारे पास उसकी 30S भी आएगी, उसकी 50S भी आएगी, उसके इंजेक्टेबल्स भी आएंगी। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए तो क्या उसकी वास्ट स्ट्रेंथ फॉर्म है या नहीं। और पेटेंटेड प्रोडक्ट, क्या हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मतलब क्या हमारा अप्रूव प्रोडक्ट है,
फ्रॉम यूएस एफडीए, फ्रॉम ईमा। ओके, फिल्टर 2 की अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट स्टेटस नहीं दिखाया था, यहाँ पर अपनी कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी दिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं, जो अगर आपने हमने एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके थ्रेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अपॉर्चुनिटीज में उसके हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएंगे, उसके हमारे पास डॉक्टर्स आ जाएंगे, उसके हमारे पास स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। थ्रेट्स में हमारे पास क्या आएंगे, आइदर वो प्रोडक्ट जो है पेटेंट तो नहीं है किसी कंपनी के पास, अगर पेटेंट हुई तो हमारा उस पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। जीपी ड्रिवन मार्केट वर्सेस स्पेशलिस्ट मार्केट, आइदर उसकी जीपी ड्रिवन मार्केट है या स्पेशलिस्ट मार्केट। अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर स्पेशलिस्ट मार्केट को देखा जाए तो जो ऑन्कोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, सही है, उनकी सेल्स ज्यादा होती है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ट्रांसफ्यूजन की सेल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू पैनाडोल या एज कम्पेयर टू राइजिंग। ठीक है, अगर प्रोडक्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि स्ट्रेंथ उसकी देखी जाती है, उसकी डोजेज फॉर्म देखी जाती है, उसकी एचसीपीज और स्पेशलिस्ट की क्राइटेरिया की। नेक्स्ट है, okay, this is all from the BD. Basically, this is the basics of BD. So हम BD में इसी तरह काम करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो BD में इसी तरह ही काम करते हैं। तो शॉर्ट, Okay, thank you so much, Sameer, for this detail about the business development. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जी या आयशा का एक्चुअली क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ रीइंबर्सिबल प्रोडक्ट्स? ओके, रीइंबर्सिबल प्रोडक्ट्स की नीड इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट लॉन्च की मार्केट के अंदर 10s, ठीक है, 10s की स्ट्रेंथ में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च। अब आने वाले वक्तों में वो प्रोडक्ट थी बेसिकली अडल्ट के लिए, लेकिन रैप ने हमें कहा कि हमें इसी तरीके की प्रोडक्ट्स चाहिए पीड्स के अंदर। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसकी ऐसी डोजेज फॉर्म लेकर आए जो पीड्स के अंदर भी एक्यूरेटली यूज हो। इसका बेसिक यही आंसर है। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ओके, थैंक यू। आई थिंक बिफोर प्रोसीडिंग फॉर मोर क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चंस जो भी हों आप बिल्कुल चैट में लिखें। बट नाउ वी वांट टू मूव टू नसरीन यासीन। जी नसरीन, अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड, बिकॉज वी नो दैट देयर डिफरेंट फंक्शन एग्जिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। वी ब्रॉडली नो कि इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो इफ़ यू वुड लाइक टू प्रोवाइड अस अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दीज डिपार्टमेंट वर्क। इसके अलावा आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो रोल है विच इज रिलेटेड टू क्वालिटी। सो now over to you. Thank you, Mariam. I would like to share also my experiences and मैं फंक्शन भी बताना चाहूँगी फार्मासिस्ट के। फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो एक मल्टी फंक्शन रोल प्ले कर रहा होता है इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। सबसे ज़्यादा जो इनिशियल स्टेप्स हैं, 7-8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टार्ट होता है फार्मासिस्ट का काम सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट से, और सिलेक्शन और प्रोक्योरमेंट से फार्मासिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू डेवलप द formulary in the hospitals with the other healthcare provider teams. और क्या कहते हैं, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि हम कौन सी मेडिकेशन सेलेक्ट करेंगे। सप्लाई चेन एस्पेक्ट्स भी आते हैं इसमें, और भी बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे एक मेडिसिन सेलेक्ट होती है और प्रोक्योर किया जाता है। इसमें फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज में फार्मासिस्ट जो है इस बात को मेक श्योर करता है कि ऑल द मेडिसिन should be stored appropriately throughout the hospital, not only in the pharmacy, but also in the nursing stations and crash carts and all other areas, OPD pharmacy, OPD clinic areas, and जहाँ भी फ्लो स्टॉक अवेलेबल होता है वो इसको मेक श्योर करता है कि इट शुड बी stored properly. The second thing, prescription, third, prescription review. या प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कि जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है आपको रिव्यू करना होता है वो प्रिस्क्रिप्शन। एंड वो प्रिस्क्रिप्शन 7 एलिमेंट्स होते हैं जिस की बेस पे हम एक प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करते हैं।
therapeutic duplication, drug-drug interaction, drug-food interaction, drug allergies, contraindication एंड फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है जिसकी बेस पे डोज कैलकुलेट की जाती है, राइट मतलब ड्रग है, राइट ड्रग इंडिकेशन और राइट ड्रग फ्रिक्वेंसी डोज. सो ये सारी जो प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू के पार्ट्स होते हैं, मतलब 7 एलिमेंट्स होते हैं जिसे चेक करना होता है. When pharmacy receive the medication prescription in the pharmacy, hospital pharmacist is responsible to review that prescription. If there is any discrepancy or anything need to clarify, hospital pharmacy responsible होता है, pharmacy physician को कॉल करता है और उससे इन्फॉर्म करता है कि क्या है जो मतलब बेटर ट्रीटमेंट गोल तक हम रीच कर सकते हैं थ्रू दैट. मतलब कंप्लीट गोल बताता है कि ये क्या है और क्यों प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट, और ये इंडिकेशन या डोज, रॉन्ग डोज और रॉन्ग फ्रिक्वेंसी, एनीथिंग. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. 7 एलिमेंट्स. फोर्थ पार्ट है कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन. रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड मेडिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए. इन मोस्टली हॉस्पिटल्स में यहाँ यूएई में यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, मतलब मोस्ट इन रेडी टू यूज फॉर्म में डिस्पेंस की जाती है डोज. मतलब मल्टी डोज वाइल्स नहीं दिए जाते हैं और क्या कहते हैं सिंगल यूनिट डोज को प्रेफर किया जाता है फॉर प्रिपरेशन के लिए. और इसके लिए स्पेशली स्पेसिफिक एक एरिया होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन एरिया. स्टेराइल प्रिपरेशन एरिया जहाँ मेडिकेशन प्रिपेयर की जाती है, लेमिनार फ्लो हुड होती है, वहाँ एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है. हम अपने फार्मासिस्ट को उसके लिए ट्रेन करते हैं कि कैसे जो है यूएसपी 797 गाइडलाइंस के बेस पर वो किस तरह से मेडिकेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ एंड स्टेराइल प्रोडक्ट पेशेंट को एडमिनिस्टर हो. फिफ्थ पार्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का डिस्पेंसिंग. मेडिकेशन डिस्पेंस करता है, करेक्ट डोसेज फॉर्म और करेक्ट डोसेज फॉर्म डिस्पेंस करता है. और 7 पार्ट है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं. एक तो ये कि इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन मॉनिटर किया जाता है और एडवर्स इवेंट मॉनिटर देखा जाता है कि कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं है. मींस पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है कि अगर हमने पैरासीटामोल दी है तो फीवर के लिए अगर दी गई है तो फीवर डिक्रीज हो रही है या नहीं, तो डिक्रीज हो रहा है या नहीं. दूसरी बात ये कि मॉनिटरिंग के दूसरे पैरामीटर्स हैं मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग. हॉस्पिटल्स में मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होता है पूरा, उसे अकरेंस वेरिएंस रिपोर्ट कहते हैं, या कुछ हॉस्पिटल में इंसिडेंट रिपोर्ट्स कहा जाता है. तो वो आईआर रेज किया जाता है अगर कोई नियर मिस हो या कोई एरर हुआ है, तो उसे हम इनकरेज करते हैं अपनी नर्सिंग डिपार्टमेंट को, फिजिशियंस को, फार्मासिस्ट को कि वो अपने एरर्स वॉलंटियरली रिपोर्ट करें और फिर उसे कंपाइल करके हम मॉनिटर करते हैं, पैटर्न्स देखते हैं. और किसी भी एक स्पेसिफिक मेडिकेशन के हो सकता है एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आ रहे हो सकता है कि फ्लोरोक्विनोलोन से है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसके रैशेज और इस तरह के ज्यादा, तो उसके बेस पे फिर हम मजीद वो प्रिवेंटेबल मेजर्स बनाते हैं कि क्या कौन से एक्शन लिए जाएं जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट टाइम ये एडवर्स इवेंट्स ना हो. दूसरी बात ये कि the last point, adverse effect, medication error come under this monitoring, or also the monitoring after giving the medication, the effect of, we check also the effect of the medication on the patient. The last is transition of care. It is अगर पेशेंट घर से आपके हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो क्या मेडिकेशंस घर पे लेता रहा है, इसे मेडिकेशन रिकंसिलिएशन भी कहा जाता है. उस पॉइंट पर भी फार्मासिस्ट का एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मोस्टली हॉस्पिटल्स में जो है ट्रांजिशन ऑफ केयर या मेडिकेशन रिकंसिलिएशन जो है वो फार्मासिस्ट कर रहा होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहां नर्सिंग ये काम कर रहे होते हैं, या फिर फिजिशियन भी एक फॉर्म होता है उसे फिल करते हैं, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस होता है. तो उसका क्या होता है कि जैसे अगर कोई मेडिकेशन रिकंसिलिएशन किसी पेशेंट की ना हो और वो पेशेंट लेट्स कंसिडर कि वो वारफेरिन लेता हो घर में
और वो यहाँ आता है और वो उसकी वॉरफेरिन, अगर मेडिकेशन रिकंसिलिएशन ना की जाए और उसकी वॉरफेरिन रोक दी जाए, तो यू कैन इमेजिन द इफेक्ट ऑफ skipping the step of transition of care or medication reconciliation. तो मीन्स इसी तरह जो है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल्स में अगर कोई पेशेंट आता है तो वो उसके लिए भी ट्रांजिशन ऑफ केयर या मेडिकेशन रिकंसिलिएशन फॉर्म फिल किया जाता है, वो फार्मासिस्ट कर सकता है. फार्मासिस्ट एक्चुअली बेसिकली फार्मासिस्ट का ही रोल होता है, लेकिन एवरी हॉस्पिटल कैन नॉट अफोर्ड द लाइक 100 पेशेंट मेडिकेशन रिकंसिलिएशन, सो नर्सेस कैन ऑल्सो डू दिस वन. लेकिन ये फार्मेसी को भेजना होता है और वो फार्मासिस्ट फिर रिव्यू करता है कि क्या मेडिकेशन वो पहले लेता रहा है और अब उसके एक्टिव मेडिकेशन शीट में क्या मौजूद है, और उसे और मजीद क्या एडिशन, क्यों न्यू ट्रीटमेंट और न्यू थेरेपी और क्या चीज जो है ऐड होनी चाहिए उसके ट्रीटमेंट में, कंप्लीट थेरेपी में. तो ये है 7-8 रोल्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल. थैंक यू सो मच नसरीन फॉर दिस इंफॉर्मेशन. और यहाँ से हमें जो है वो रोल पता चलता है कि फार्मासिस्ट का रोल, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट है. और जो आपने बात की कि जब हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रांसफर होता है, तो वो एक कितना इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट होता है, जहाँ पे जो पेशेंट जो है वो पहले किस दवा पे था, उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरह से उसको डॉक्यूमेंट करना और फिर दूसरे हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना, ताकि प्रॉपर उसकी जो है ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. कुछ क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं. एक नाजिद इकबाल ये पूछते हैं कि मैडम, हाउ हाउ देन द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिफर फ्रॉम द हॉस्पिटल clinical pharmacists differ from the hospital pharmacists? Okay, hospital pharmacists playing the role from the selection and procurement till the end of the transition of care. जबकि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसका स्पेसिफिक रोल होता है क्लिनिकल फार्मेसी रिलेटेड थिंग्स से. उसके राउंड्स होते हैं क्लिनिकल हॉस्पिटल्स में विद द डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, और उसके डिसीजंस होते हैं कि हाँ ये मेडिसिन लगना चाहिए. लेट्स कंसिडर कि वैंकोमाइसिन के लेवल्स की जरूरत है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, वो बताता है कि हाँ ये अभी आप इसको लेवल दें क्या है. प्लस ये कि फार्मेसी गाइडलाइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गाइडलाइंस डेवलप कर रहा होता है. तीसरी बात ये कि वो उसका रोल मोस्टली क्लिनिकल फार्मेसी साइड पर होता है. दैट इज वॉर्ड, यू कैन से द इन पेशेंट केयर एरियाज, वार्ड्स रिलेटेड थिंग्स. जबकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो डिस्पेंसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रिपरेशन के लिए भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, और क्या कहते हैं मॉनिटरिंग भी हो, इट माइट बी द मॉनिटरिंग ऑल्सो, और दूसरी मेडिकेशन रिकंसिलिएशन ऑल्सो क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी कर सकता है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी कर सकता है. लेकिन स्पेसिफिकली जो राउंड्स होते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी राउंड्स होते हैं विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, वो स्पेसिफिकली क्लिनिकल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए. प्लस ये कि पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, और फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के मेंबर्स में उसका रोल होता है. वो अपने डिसीजंस, ड्रग मोनोग्राफ्स और बहुत सारी डिफरेंट गाइडलाइंस डेवलप करता है, हाउ टू सेलेक्ट अ ड्रग. इसमें उस रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का. एंड दैट्स ओके, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज उनकी पूरी फाइल प्रिपेयर्ड होती है, उनको रूटीन में जो क्या मेडिसिन जा रही है, उनके क्या लेवल्स हैं, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करनी है. दिस कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट. ठीक है. अच्छा, एक दूसरा सवाल है, हाउ समवन कॉल्ड हिमसेल्फ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट विदाउट BCPS, only based on experience or BCPS is must? BSPS, sorry. Okay, this actually without BCPS it can be. There is no necessary mandatory requirement. Even in the UAE, it is not mandatory requirement. If you are
Form D, Doctor of Pharmacy, 5 years graduate you are, and you have the experience as a clinical pharmacy or training in any clinical with the clinic under the supervision of clinical pharmacists. You can even give the exams here in the UAE in the clinical pharmacy, and you can get the license of clinical pharmacy. So this is not the mandatory requirement that BCPS. Without BCPS, you cannot say yourself a clinical pharmacist. It depends on the your clinical pharmacy experience and training under the supervision of clinical pharmacy, clinical pharmacist team. ओके ग्रेट. नाउ नसरीन, हमारा एक आपसे क्वेश्चन है. एज वी नो दैट आपने काफ़ी अरसे पाकिस्तान में काम किया, और नाउ यू फ्रॉम लास्ट मैनी इयर्स यू आर वर्किंग इन यूएई हॉस्पिटल्स. सो आप क्या डिफरेंस फील करती हैं कि क्या उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही और यहाँ होनी चाहिए, या आप स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए उन्हें अपनी स्टडी के दौरान? तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करें हमारे साथ. Yes, actually, the level of care, the level of care provided by the quality of care, you can say, the provided by the Gulf countries or Europe or America, we cannot compare with the Pakistan. The reason is that we have the one pharmacist, maybe 150 per patient, 150 per patient, one pharmacist. But maybe the in Gulf countries, when I joined the Al Sharq Hospital, on that time I have initiated the pharmacy, inpatient pharmacy services. I developed all the things. On that time, there is one pharmacist, only 25 patients. So this is called the quality care actually. So you can review all 25 while patients. So Pakistan में जो actual मुझे एक वो चीज़ बहुत बॉदर करती है कि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट हमारे जो हैं वो इंक्रीज करना चाहिए, स्पेशली हॉस्पिटल सेटिंग्स में. पर हॉस्पिटल पर पेशेंट, मतलब कितने पेशेंट है, 100 पेशेंट, 150 पेशेंट, और मेरा ख्याल है एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है या एक हॉस्पिटल फार्मेसी होता है जो वो पेशेंट को वो कर रहा होता है, देख रहा होता है. तो आई थिंक this because of the number, level of quality of care in the UAE, we cannot compare the in the Pakistan. So पहली चीज. दूसरी चीज मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूंगी, प्लीज increase, excel yourself in communication skill, because that is very very important. You have to communicate with the public, you have to communicate with the all kind of different patients, you have to communicate with the physician, nurses. So excel yourself in a communication skill and be a competent clinician. Competent clinician should update yourself as a all regularly study scientific literature. That is very important. And reflect means what you read, reflect in your practices. Yeah, I think this is a great advice because एजुकेशन तो हम ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको खुद ही अब जो है वो देखना पड़ता है, बिकॉज आजकल आई थिंक रिसोर्सेज की तो कोई कमी है नहीं. तो आप अपनी जितनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे, इंटरनेशनल लिटरेचर को आप सर्च करें, हर चीज अवेलेबल है, डिफरेंट वेबसाइट्स है नाउ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वहां से वो लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं, गाइडेंस देते हैं. तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, डोंट वेट कि कोई आके आपको सिखाएगा, नॉलेज को आपने खुद बढ़ाना है. तो क्योंकि जितनी आपकी नॉलेज नॉलेज जो है वो वास्ट होगी, आप उतना जो है उस एरिया में अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं. ठीक है. वी हैव वन मोर क्वेश्चन बाय बिल्कीस. आफ्टर PharmD, what path we should choose to become clinical pharmacist? Yeah, Nasreen, the question is for you. Okay, you can get the there are
सो यहाँ जो है यूएई में अगर आप पूछेंगी मुझसे तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एमएस करवाते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, आप वो कर सकती हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इन पाकिस्तान भी आई थिंक इन फ्यू यूनिवर्सिटी देयर इज़ अ क्लिनिकल फार्मेसी इन मास्टर्स, वो आप करें और फिर उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, मतलब एग्जाम दें और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की लाइसेंस को हासिल करने की कोशिश करें, नॉट द प्लेन वन फार्मासिस्ट। एक होता है फार्मासिस्ट, दूसरा होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। यूएई में इसे कैटेगराइज किया गया है कि डीएचए एमओएच जो है वो फार्मासिस्ट के भी एग्जाम देके आप फार्मासिस्ट के लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, और इन पाकिस्तान जो है आई थिंक देयर इज नो क्लिनिकल फार्मासिस्ट सेपरेट लाइसेंस। If I'm wrong, anyone who have the Mariam, you know about it anything के क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक अलग से लाइसेंस क्या है अवेलेबल इन Nida, पाकिस्तान? if you can comment here, because I actually have the idea of industry side, but not much about hospitals. So if someone can write in the chat. ओके, अच्छा, आई गेस तौफीक गौरी ने कुछ देर पहले हैंड रेज किया था, सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी तौफीक। ओके, ठीक है। अब ये है कि मेरा एक और एक्चुअली क्वेश्चन है, समीर अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें Yes, कि ma'am. how like if we talk about bridging the gaps between the hospital, academics, or industry, so how we can like unite for a better healthier world. So अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें। Okay. मैम देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मैंने जब अपनी फार्मेसी की डिग्री ली, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो उसमें मैंने एक बहुत बड़ा लूप होल देखा। लूप होल मैंने ये देखा, और ये वैसे तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर है, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर सेम करिकुलम चल रहा है, और थियोरटिकल नॉलेज तो देते हैं बच्चों को बिल्कुल, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। और प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करें तो बच्चा 5th ईयर तक आता है और फार्मेसी की डिग्री लेता है, कॉन्वोकेट होता है, और देन फिर कैरियर पाथवे की तरफ चले जाता है। कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लूप होल है। तो ब्रिजिंग तो हम इसी तरीके से ही कर सकते हैं कि एग्जाम्पल, बच्चा जब 4th ईयर या 5th ईयर में आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी इंटर्नशिप करवाएं, उसको ट्रेनशिप की तरफ लेके जाएं, और एक प्रॉपर ट्रेनशिप हो जो कि 4 to 5 months की हो, जो कि उसके रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में हो। अब जैसे एग्जाम्पल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, जिनासिब मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो इनके रिस्पेक्टिव हाउस हॉस्पिटल्स हैं जो कि इनके साथ हैं। तो अब ये उसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वाले जो है परस्यू करवाते हैं डिफरेंट ट्रेनशिप प्रोग्राम। जैसे मैंने खुद एनआईसीबीडी और एनआईसीएच में अपने 4 months के ट्रेनशिप प्रोग्राम किए थे, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी ने ही करवाए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा लूपहोल ये है कि हमारा एक्सपोजर नहीं होता फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ, ना क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ। यानी कि तंबाकू जैसी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर कोई ट्रेनशिप प्रोग्राम नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी लेके नहीं जाती उस साइड। तो मेरा ये सजेशन है, तो सजेशन ये हो सकता है कि अगर बच्चा 5 ईयर की डिग्री ले रहा है, तो 5 ईयर की डिग्री में उसका इतना एक्सपोजर होना चाहिए बाई यूनिवर्सिटी, थोड़ा यूनिवर्सिटी ही दे उसको एक्सपोजर, कि उसे एक्सपोजर मिले क्लिनिकल साइड पे भी, और साथ साथ उसे एक्सपोजर मिले फार्मास्यूटिकल साइड पे। बिकॉज हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल फार्मेसी, मतलब हम ये ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट हमने कभी ये चीज नहीं देखी कि प्रैक्टिकली इन सब्जेक्ट्स की क्या वैल्यू है फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। यस मैम। मैम क्लियर नहीं है आपकी बात। ट्रस्ट जो है वो मरियम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
Hello, Mariam. Are you with us? हेलो। हाँ, हेलो मरियम जी, अब आपकी आवाज़ आई। अरे ओके ओके ग्रेट। जी मैं एक्चुअली यही कह रही थी, समीर का जो कमेंट था, बिल्कुल स्टूडेंट्स को भी अपने लेवल पे उस वक्त एनालाइज करना चाहिए कि किस एरिया की तरफ उनका माइंड है, वेदर दे आर इंटरेस्टेड एट द हॉस्पिटल साइड और एट द इंडस्ट्री साइड। अब इंडस्ट्री में जब हम आते हैं वहां पे भी डिफरेंट एरियाज होते हैं। यूजली स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि देयर सम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर ये कि वो मेडिकल में चले जाएं, लेकिन उसके अलावा या क्वालिटी कंट्रोल में चले जाएं, लेकिन उसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम स्टूडेंट लेवल पे उन उन फंक्शंस के बारे में नहीं बताया जाता, विच वी यस वी कैन से दिस इज अ गैप। नसरीन, आप क्या कहना चाहेंगी कि जी अगर समवन वांट टू बी अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट और अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, सो तो हम किस तरह से इस गैप को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं? एक्सचेंज प्रोग्राम, शायद आप लोगों ने सिर्फ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है सिर्फ यूनिवर्सिटीज या इंटरनेशनल लेवल पे सुना होगा कि एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं यूरोप और अमेरिका में एक्सचेंज प्रोग्राम्स एकेडमिया और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के दरमियान भी होते हैं, जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजा जाए, या फिर आप ये कह सकती हैं कि इंटर्नशिप, काइंड ऑफ इंटर्नशिप, और लेकिन ये एक्चुअली एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि आप वहाँ से इंटर्न को वहाँ भेजें और यहाँ से इंटर्न को यहाँ पे भेजें, ताकि वो लर्न कर सकें रिलेटेड टू द एनी एरिया। और एक और सजेशन है कि मीटअप्स एनुअली, जैसे यहाँ अरब में एक कॉन्फ्रेंस होती है, अरब कॉन्फ्रेंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है वो फिजिशियन होते हैं, नर्स होते हैं और फार्मासिस्ट होते हैं। वो सब अपने अपने जो भी फील्ड से रिलेटेड वो होता है वो शेयर किया जाता है। इसी तरह जो है हम इसके लिए भी कर सकते हैं कि एकेडमिया, जहाँ पे एकेडमिया के एक्सपर्ट्स और industry case experts and the hospital case experts all should be meet annually or quarterly and make some kind of conference or webinar. They can do it and उससे भी काफी educate कर सकते हैं हम अपने students को। ओके, ग्रेट एडवाइस। आई थिंक एक्सचेंज प्रोग्राम अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो विच आई बिलीव विल रियली एड वैल्यू, लेकिन इसमें आई थिंक 360 जो स्टूडेंट है उनका एक्सपोजर हो जाएगा, और इससे मदद मिलेगी उन्हें डिसाइड करने में कि कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है और कहाँ वो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल हो प्लीज आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। Taking this opportunity, I really would like to discuss something about pharmacovigilance. So, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे what is pharmacovigilance, what they understand about it? Because this is also a field which exists not only just in hospital but pharmaceutical companies में। किसी को कोई clarity चाहिए, उससे ओके मैम। related कोई question तो they can ask। जी मैम समीर। ये बताएं फार्माकोविजिलेंस क्या है, या फिर ये बताएं कि उससे क्लैरिटी या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फार्माकोविजिलेंस, बिकॉज अभी तक कोई क्वेश्चंस तो नहीं है हमारे पास, तो वी ओके कैन मैम। डिस्कस ऑन फार्माकोविजिलेंस। यस मैम। मैम बेसिकली मैं जिस डिपार्टमेंट में मेरी एम्प्लॉयमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो वीडियो और मेडिकल अफेयर्स है, जो कि समहाउ कोरिलेट करता है फार्माकोविजिलेंस से। बेसिकली पीवी का काम ये होता है, फार्माकोविजिलेंस का काम ये होता है कि वो एडीआर रिपोर्टिंग जो होती है, यानी जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उससे रिलेटेड जितनी मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल ए जो है वो मेडिसिन मेडिसिन एबीसी बनाता है, तो एबीसी जो है वो मेडिसिन कंज्यूमर मार्केट में जाके उसके रिव्यूज क्या है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने और पेशेंट्स के सामने, तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोडक्ट हेल्पलाइन बनती है, जिसपे हमारे पास एडीआर रिपोर्टिंग्स आती हैं और प्रोडक्ट्स रिव्यूज आते हैं, जिसकी आंसरिंग जो है वो पीवी ऑफिसर देता है, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर देता है। ये एक बेसिक है फार्माकोविजिलेंस।
बिल्कुल. जस्ट टू ऐड इन दैट, एक्चुअली जब आपकी मेडिसिन डिस्कवर होती है, तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि उसमें रिसर्च प्रोडक्ट आप किसे कहते हैं जिसमें ट्रायल्स होते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई मेडिसिन डिस्कवर होती है, उसमें फेज 0, फेज 1, 2, 3 एंड 4 ट्रायल्स किए जाते हैं. ठीक है. फेज 4 जो है वो यूजली आफ्टर मार्केटिंग किए जाते हैं, और बाकी के जो फेज 3 है वो बिफोर मार्केटिंग. देखिए, अगर आप एफडीए से अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं या ईमा से अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं, तो दे ऑलवेज आस्क अबाउट द सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा. सो वो उसी वक्त हासिल हो सकता है जब आपने ट्रायल्स किए हों और गैदर किया हो सेफ्टी डाटा. तो उसी से रिलेटेड जो आपकी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, विच इज एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग. ठीक है. अब जब ट्रायल्स होते हैं तो वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन पे होते हैं. ठीक है. उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मौजूद होता है. लेकिन जब वो मार्केट हो जाते हैं तो वो एक पूरी दुनिया में हर किस्म के पेशेंट पे वो यूज हो रही होती है, जिसमें वो इंडिकेशन पाई जाती है या डायग्नोज होती है. ठीक है. तो अब ये कि डिफरेंट पेशेंट्स जो है वो डिफरेंट उसकी डिजीज स्टेटस हो सकता है, जबकि ट्रायल्स में तमाम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेस पे पेशेंट को एनरोल किया जाता है. तो देयर ऑलवेज चांसेस कि जब आफ्टर पोस्ट मार्केटिंग डिफरेंट तरह के एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हो सकते हैं या अकर हो सकते हैं पेशेंट में. सो हमारी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी या अपनी हेल्थ अथॉरिटी को टाइमली उसे रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे एक एक गैप, एज आई ऑल्सो बिलोंग टू फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशन, तो एक चीज देखी गई है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन, वी अंडरस्टैंड कि दे आर वेरी वेरी बिजी. लेकिन ये कि वो रिपोर्ट हॉस्पिटल भी इवन जो है वो अपने इंटरनल उसे डिस्कस भी करते हैं, बट दे फेल टू रिपोर्ट. तमाम केसेस वो रिपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर वर्कलोड. यस, आई अंडरस्टैंड. लेकिन अगर वी वांट टू इंश्योर कि इस जो है प्रोडक्ट का सेफ्टी डाटा या सेफ्टी जो है उसे इंश्योर किया जाए, तो उसे हमें टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि बजाय इसके कि आगे बड़ी पॉपुलेशन में वो अकर हो, हम पहले ही उसको रिपोर्ट करके आइडेंटिफाई कर लें उसका रूट कॉज. ठीक है. तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा इंट्रो था अबाउट द फार्माकोविजिलेंस. दिस इज वेरी मरियम, इम्पोर्टेंट. जी जी. आपने बताया तो यहाँ पे मेरे एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये हम एडवर्स जी इफेक्ट्स जी. जितने भी रिपोर्ट होते हैं, क्या ये हम एफडीए में रिपोर्ट करते हैं इनको? इन इफेक्ट जितने भी हमारे पास रिपोर्टिंग हो रही होती है. देखें, वेरी गुड क्वेश्चन निदा. एक्चुअली देखें, ये हमारी हर मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे हमारी हेल्थ अथॉरिटी का नाम है ड्रैप. ठीक है. ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. सो बीइंग लाइक हम पाकिस्तानी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो हम फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिपोर्ट करें या ड्रैप को रिपोर्ट करें. ठीक है. अब उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है हेल्थ अथॉरिटी के लेवल पे, ऑफ कोर्स वो डाटा जो है वो रीड किया जाता है कि अगर एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो वो ऑफ कोर्स आपका हर जहाँ पे एफडीए और ईमा तक भी जाएगा, और वो उसे उस तरह से एनालाइज करेंगे कि कैसे कि इसके क्या इम्पैक्ट है, उसका रिस्क बेनिफिट रेशो क्या है. तो वो ऑफ कोर्स हेल्थ अथॉरिटी के लेवल पे किया जाएगा. ठीक है. तो वो यहाँ पे अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारी हेल्थ अथॉरिटी की आ जाती है. बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट दैम. जब तक हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, they are actually not aware what is happening in the hospitals, what is actually happening with the patients. ठीक है. थैंक यू. वेलकम. और किसी का कोई सवाल? Thank you for your comment, Aisha. Aisha is saying that she must say this is a worthwhile session. Thank you so much. Saman, yes, your answer is all right. Drug safety is called pharmacovigilance. Tanzeel कहते हैं detection, assessment, monitoring and prevention of adverse effects of pharmaceutical products. Yes. जी समीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
No, ma'am. सो नसरीन, आपकी कोई फर्दर कमेंट्स हैं आज के सेशन के बारे में? बिकॉज हमारा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है आज का. नो कमेंट्स. सो मैम, इफ जी जी समीर. जी मैम, मैम लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू माहिर अद्वियात का कि उन्होंने बॉस को ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शो करे अपने एफेक्ट्स को, और फार्मेसी की जो प्रेजेंस है इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इन हॉस्पिटल फार्मेसी और इन एकेडमिया, उसको प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स के सामने. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच समीर फॉर दिस कोलैबोरेशन. और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इसी तरह से अपने जो भी फार्मेसी प्रोफेशन से जो ताल्लुक रखते हैं, वी बिलीव कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन उनके लिए काफी मतलब वैल्यू ऐड करेंगे. So thank you so much once again to Bosch Pharmaceutical and you for presenting about the information about the business development. प्लेजर And मैम. thank you also Nasreen Yasin for your time. We understand कि hospital से जब आप associate होते हैं तो time निकालना काफी मुश्किल होता है. So thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, so with that, we are closing our today's session, and we will meet you soon, inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz.